मैकेनिक्स, ठीक है। और इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग कल फेज देख रहे थे, ठीक। जब हम लोग फेज देख रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे पार्टिकल्स, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे वॉल्यूम और कैसे डायमेंशंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे बेसिक सा एग्जांपल मैंने क्या बोला था आपको, बेसिक सा एग्जांपल हमने एक पॉइंट का बोला था कि दो प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलते हैं, कैसे बायनोमियल फंक्शन वर्क करता है। लेकिन अगर मैं फेज की बात करूं तो मैंने अगर बोला कि मेरे पास मान लो कि एक पार्टिकल है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम h³ हो जाएगा, h³ हो जाएगा। और उसके डायमेंशंस जो होंगे, डायमेंशंस कहाँ होंगे बेटा, डायमेंशंस होंगे फ्री स्पेस में, मतलब फेज स्पेस में, सर डायमेंशन होंगे उसके फेज स्पेस में, वो क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे 6। अब मान लो मेरे पास पार्टिकल कितने हैं, n पार्टिकल है, या ये मान लो कि एक ही पार्टिकल है और उसके साथ मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू f है। तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, HF हो जाएगा। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस इन फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अब मान लो, और ये मैं कब की बात कर रही हूँ, ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जब हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं अपना, जब हमारे पास दो ही फेज स्पेस को शो करने के लिए मोमेंटम है और पोजीशन, दो स्पेस में हम शो करें। अब मान लो मेरे पास n पार्टिकल्स हैं और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा h⁻³ और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे h⁻f, या वॉल्यूम हो जाएगा h⁻f, क्या हो जाएगा, n पार्टिकल्स है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके इतने हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम, अरे ये छोड़ो, डायमेंशंस जितने में हम शो कर सकते हैं, डायमेंशन जो हो जाएगा n पार्टिकल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो यही रह जाएगा। लेकिन जब हम डायमेंशंस शो करेंगे तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा आपका 6n हो जाएगा, 6n हो जाएगा। अब मान लो मैंने फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या बोला, मेरे पास पार्टिकल्स n है और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या है आपके f है। देखो इसको हम लोग कर कैसे रहे थे बताइए, जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो x होगा वो क्या होगा x1 x2 x3 ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, xf तक जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। उसी तरह p जो होंगे वो आपके p1 p2 p3 करते 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 pf तक जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा h⁻fn हो जाएगा, क्योंकि n पार्टिकल्स हैं और साथ ही साथ उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम f है। तो दिस इंप्लॉयज दैट, कैसे सॉल्व करें कल हम लोग देख रहे थे, आज हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा h⁻3 fn 3 तब होता जब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते। तो ये तो मैंने वॉल्यूम बता दिया, लेकिन डायमेंशंस क्या हो जाएंगे इसके, फिर डायमेंशंस क्या हो जाएंगे 2fn हो जाएगा, 2fn हो जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। स्पेस मैं दो एग्जांपल आपको बताऊंगी बिकॉज़ आरपीएससी ने अभी तक तो कभी पूछा नहीं है, बट एनी हाउ आई गिव यू 2 एग्जांपल्स, ठीक है। तो लिखिए फेज स्पेस एग्जांपल्स। मान लो कि 1 डायमेंशनल बॉक्स है, क्या है 1 डायमेंशनल बॉक्स। अब ये 1 डायमेंशनल बॉक्स का जो प्रॉब्लम होता है वो हम लोग क्वांटम में भी देख चुके हैं, क्या कि दोनों तरफ इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, इधर वाली x जाती है, इधर उसकी पोटेंशियल जाती है, राइट। और ये 0 to L होता है जिसके बीच में एक पार्टिकल आपका लाई करता है और बीच की जो पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है, जबकि ये दोनों इनफाइनाइट हो जाती है। एनर्जी, टोटल एनर्जी E जो होता है वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है p² में, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है v और ये हो जाती है टोटल E। क्लियर है। अब देखो जब हम इसको ड्रॉ कहाँ करेंगे, इसको ड्रॉ E और x का एक स्पेस डायग्राम बनाएंगे, मतलब ऐसा जहाँ पे ये आपका x कोऑर्डिनेट बोलेगा, जहाँ पे ये आपका x हमारा कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि टोटल लेंथ उसने क्या दे दिया है L, x जो है इक्वल टू L है और ये टोटल उसने बोल दिया, तो यानी कि x जो है वो हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अच्छा दूसरी चीज हम ये कहेंगे, यानी कि जब हम x का लेंगे तो x हमेशा हमारा कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। मान लो E is equal to p²/2m, so this implies that E is equal to what 2m e to the power अंडर रूट, और ये प्लस माइनस होगा, यानी कि एक फॉरवर्ड में जाएगा एक बैकवर्ड में जाएगा। और ये p की वैल्यू बोल रहा है, कि किसकी वैल्यू बोल रहा है p की वैल्यू। तो मान लो p यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2m e पॉजिटिव है और 2m e नेगेटिव है, राइट।
2mv पॉजिटिव है, 2mv नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि कांस्टेंट तो तुम्हारा x रहेगा, लेकिन एक वैल्यू पर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाएगा, और ये कैसे जाएगी इसकी डायरेक्शन, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये मैं ऐसे ये कांस्टेंट जाएगा, तो ये क्या जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं बताइए। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मिलेगा, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जब मिलता है तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि उसका जो P होगा, मतलब उसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, p²/2m हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 kx² हो जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, फिर इसमें से वैल्यूज कैलकुलेट की जाएगी। समझ में आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा ऐसा फेज स्पेस का डायग्राम, ऐसे डायग्राम देखे ना, देखे, या फिर आपने ऐसे भी डायग्राम्स देखे होंगे। ये क्यों आते हैं, ऐसे डायग्राम्स क्यों आते हैं, ड्यू टू दिस रीजन ओनली कि आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ रही है। और अगर इलिप्स वैल्यू हो रही है तो इलिप्स का क्या हो जाएगा, एक तरफ आपकी मैक्सिमम रहती है, एक तरफ आपकी मिनिमम रहती है, जैसे कि ये वाला, ये इलिप्स है कि नहीं, ये इलिप्स है कि नहीं, तो इलिप्स में एक तरफ आपको मैक्सिमम वैल्यू a मिलती है, एक तरफ आपको मिनिमम वैल्यू। सम करेंगे तो देखो यहाँ पे x² और p² है, इसको आपको कैसा इक्वेशन बनाना है, इलिप्स का इक्वेशन बनाना है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इसको मिटा दो ना, कहाँ से ये इलिप्स का इक्वेशन आता है आपको समझा देते हैं। कैसे आएगा, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में आपके पास p² है और x² है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस क्या y²/b² 1। क्या हम इस फॉर्म में नहीं ला सकते, जब हम इस फॉर्म में ला देंगे तो हमें पता है कि इलिप्स का ये साइड क्या होता है, a होता है, और ये साइड क्या होता है, b होता है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों से तो हमें a और b की वैल्यू निकल जाएगी, a और b की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमारे पास a और b की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या हम इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि कौन सा a होगा और कौन सा b होगा, और इलिप्स का पूरा। तो कभी-कभी मैक्सिमम अगर आप ऐसे पूछेगी आपसे तो यही पूछेगी कि शेप क्या होगा, और वो बस हार्मोनिक ऑक्सीलेटर तक ही आज तक। हाँ हाँ, वो आज तक मैक्सिमम अगर पूछ सकती है तो वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का ही पूछेगी। बट आई हैव गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ बॉक्स। निकालना का प्रोसीजर क्या होता है, फेज स्पेस का जो ओवरऑल डायग्राम होता है वो आपको टोटल एनर्जी देंगे, आप टोटल एनर्जी लोगे, टोटल एनर्जी को फिर आप एक जो आपके पास प्रोमिनेंट सिमेट्रिक जो इक्वेशंस है, जैसे सर्कल का इक्वेशन हो गया, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² 1, यही है। इलिप्स का इक्वेशन आपको पता है, तो लाइक दिस वे आप ऐसे इक्वेशंस को फिर उसमें से a और b की वैल्यू निकालोगे। या अगर आप देख नहीं आएगा, बट देन आल्सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। समझ में आ गया ना। एनर्जी देगा तो उसमें बोलेगा ये एनर्जी देगा क्यों, आपको तो एक तो काइनेटिक एनर्जी तो पता ही होती है, बाकी जो आपको सिस्टम देगा उस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म पता होगा। समझ रहे बात को। अगर वो सिस्टम आपके रिलेशनशिप, पहले हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे आपके एंसेंबल थ्योरी। क्वेश्चन इसी से बनेगा, क्वेश्चन इससे बनेगा। और सबसे पहले जो हम थर्मोडायनामिक वगैरह जो देख रहे थे और आपका इक्वेशंस देख रहे थे उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए एंसेंबल थ्योरी की जब हम बात करते हैं उससे पहले हम एक रिलेशनशिप देखना चाहते हैं जहां पर थर्मोडायनामिक्स रिलेट होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। लेकिन याद रखना थर्मोडायनामिक्स में हम डील करते हैं एंट्रोपी, और आप मुझे बताओ एंट्रोपी क्या होती है, एडिटिव होती है या मल्टीप्लिकेटिव होती है। हाँ क्या होती है, एडिटिव होती है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं, प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं P, ठीक है। और ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव होती है, ठीक है। सबसे भी हमारे स्मॉल आपके पास कोई सिस्टम्स होंगे और उन सिस्टम्स को एक पर्टिकुलर कंडीशन को अटेन करने की कितनी चांसेस हैं उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी करेंगे। यानी कि स्मॉल सिस्टम्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स यानी कि ओमेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली हम एक सिंपल सा स्टेट्स बोल देंगे और मैक्रोस्कोपिक उस पर एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। मैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो आपका ये थर्मोडायनामिक्स का जो ये एंट्रोपी वाला पार्ट है ना, इसमें जब हम मैक्सिमम एंट्रोपी की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम एंट्रोपी की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना हाई लेवल ऑफ डिसऑर्डरनेस, मतलब यहाँ पर जो डिसऑर्डरनेस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जबकि जब हम इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बोलेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस स्टेट को अटेन करने की क्या है, इसमें हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी
सिस्टम या माइक्रो स्टेट को अटेन करने की बात करते हैं, माइक्रो स्टेट को अटेन करने की बात करते हैं। समझ में आ रहा है कि वो जितने भी कंडीशंस दिए हैं ऐसा कौन सा माइक्रो स्टेट है उसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। क्लियर है ना? इन दोनों में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? जो कौन सा माइक्रो स्टेट है उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को अटेन कर सकता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक क्लोज्ड बॉक्स है। क्या बॉक्स है? क्लोज्ड बॉक्स। क्लोज्ड बॉक्स है, ठीक है। इस क्लोज्ड बॉक्स में इसको मैंने E1 एनर्जी दी, इसको मैंने E2 एनर्जी दी, इसमें N1 पार्टिकल्स रखे, इसमें N2 पार्टिकल्स रखे। क्लोज्ड बॉक्स है तो कुछ भी स्केप नहीं होगा, बट आई एम सेइंग ओके दे कैन एक्सचेंज टेंपरेचर, कैन एक्सचेंज टेंपरेचर। आपस में ये दोनों टेंपरेचर के इंफॉर्मेशन से थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक ही सिंपल इक्वेशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। या इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी S2 है, इसमें ओमेगा 1 माइक्रोस्टेट्स बने हैं, इसमें ओमेगा 2 माइक्रोस्टेट्स बने हैं। ठीक है, उसमें कितने बने हैं? एक में ओमेगा 1 माइक्रोस्टेट्स बने हैं, एक में ओमेगा 2 माइक्रोस्टेट्स बने हैं। सो आई विल से कि टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी? टोटल एंट्रोपी इस पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी? डेल्टा S S1 S2, राइट? डेल्टा S S1 S2। लेकिन क्योंकि ये एडिटिव है, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूं और प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? माइक्रोस्टेट्स की होती है। सो आई विल से ओमेगा 1 into ओमेगा 2 टोटल माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हो जाएंगे ओमेगा 1 into ओमेगा 2 हो जाएगा, जबकि टोटल एंट्रोपी S1 S2 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें पता है कि हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी। ये उनकी प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव एंड दैट इज ओनली समेटिव। अब मुझे कितने हो गए? वो आपके हो गए कैपिटल N। अब बोला है कि दो एनर्जी स्टेट है, लेकिन दोनों क्या है? डीजेनरेट एनर्जी स्टेट है, नॉन डीजेनरेट स्टेट है। इसका मतलब दोनों की अलग-अलग एनर्जी होगी, राइट? लेकिन साथ में ये भी बोला है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 0.16, तो ये डिफरेंस है वो क्या है? 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ में ये दोनों स्टेट नॉन डीजेनरेट है। अब बोला है कि सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम पर है एट रूम टेंपरेचर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर क्या बोला था हमें? T1 P2 हो जाता है। और साथ ही में मैंने ये बोला कि अब ये पूछ क्या रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू द लोअर स्टेट। अब मान लो मैंने बोला एक को एप्सिलॉन 1, एक को बोलते हैं एप्सिलॉन 2। मान लो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, इसमें N1 पार्टिकल्स है, इसमें N2 पार्टिकल्स है। ये क्लियर हुआ? इसका मतलब दोनों इसको सही है। तो हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इसमें क्या बोलते हैं? 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो। तो हम बताओ कैसे कर सकते हैं इसको? दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या बोलेगा? N2/N1, N2/N1, ठीक है? तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बोलेगा N2/N1। लेकिन साथ में ये बताओ कि हम लोग जो निकालते थे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, या आप देखिए आप जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, सैंपल स्पेस निकाल रहे थे, तो हम क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी निकालते, सैंपल स्पेस निकालते, हम लोग एक वो सैंपल स्पेस तो ऑब्वियस ही बात है रेशियो में आएगा तो वो कट जाएगा, लेकिन मेन क्वांटिटी हमारी क्या रही? वो पर्टिकुलर चीज रही ना, वो पर्टिकुलर चीज नहीं। तो दैट मींस कि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये रेशियो बता दूं तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, यही होता है। एक का होगा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 और e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 2। इन दोनों का प्लस ही क्या होगा? हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। सैंपल स्पेस हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, तो ये रेशियो होगा। ये क्या हो जाएगा? देखिए e टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ? माइनस बीटा, बीटा क्या होगा? एक बार हम लोग एप्सिलॉन 1 लेंगे, एक बार एप्सिलॉन 2 लेंगे, तो ऊपर वाला 2 है तो एप्सिलॉन 2 लेंगे और e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक एक्सपोनेंशियल है तो रेशियो आ जाएगा, तो e टू द पावर क्या आ जाएगा? माइनस बीटा डेल्टा एप्सिलॉन। डेल्टा एप्सिलॉन क्या है भाई? 0.16 है, तो e टू द पावर माइनस बीटा 0.16, 0.16। अब केवी की तुम इसमें पुट करो, तुम वैसे ले लो, हो जाएगा ना? हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या लेते हैं? 300 केल्विन लेते हैं। रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं? 300 केल्विन लेते हैं बेटा जी, और केवी की वैल्यू तो दी हुई है। केवी क्या है? कांस्टेंट में 1.2। हाँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई लगभग तुम्हारा क्या रहता है? 40 रहता है। कुछ कोई कैलकुलेशन में याद रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 40 रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 into 0.16, ठीक है? तो लगभग e टू द पावर 1 e टू द पावर 4 आ जाएगा। अगर 0.6 को तुम 6.1 कर लो या 0.6 को 0.2 कर लो, 0.2 into 4.8 हो जाएगा। इट इज जो तुम्हारे ऑप्शंस के आंसर्स में। हाँ, लेकिन करना कैसे सॉल्व है ये पता चल गया ना? हाँ, e की पावर में अगर e की पावर दी भी रहे तो उस हिसाब से करोगे फिर।
बोला कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, n है, और ये नॉन इंटरैक्टिंग है, नॉन इंटरैक्टिंग है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल। अपर लेवल यानी कि 2e में कितना होगा, अपर लेवल। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस निकालेंगे, या सैंपल स्पेस भी नहीं, पार्टीशन फंक्शन बोला था, पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। पार्टीशन फंक्शन मैंने क्या बोला था, समेशन, बताओ भाई, समेशन क्या होगा, समेशन s का जाएगा, gs का जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन s। इसका मतलब क्या होगा, हम प्लस करेंगे, एक में 4 फोल्ड की e टू द पावर माइनस बीटा 4 फोल्ड वाली e है, प्लस फिर क्या करेंगे 2 फोल्ड की 4 फोल्ड की e है, हाँ 2 फोल्ड की लोअर लेवल में है ना, हाँ तो 2 फोल्ड की क्या e टू द पावर माइनस बीटा 2e, यही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई, ये हो जाएगा। अब पहले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पहले वाले लेवल की क्या हो जाएगी बताओ, ई आपका यही वाला और नीचे उसका सैंपल स्पेस, यानी कि 4 e टू द पावर माइनस बीटा e अपॉन नीचे का सैंपल स्पेस प्लस कर दो माइनस बीटा e प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2 बीटा e। ठीक है, और P2 लेवल का क्या हो जाएगा, वही 2 e टू द पावर माइनस बीटा 2e अपॉन 4e माइनस बीटा e प्लस 2e माइनस 2 बीटा e। होगा कि नहीं बताइए, एनर्जी हायर एनर्जी 2e है ना, अपर लेवल ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपर लेवल हो जाएगा और ये आपका लोअर लेवल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लोअर लेवल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस चीज का निकालना है, इस चीज का निकालना है। अब देखो ये बीटा ई बीटा ई बीटा ई, अगर तीनों ऊपर में से कॉमन निकाले तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, कैसे हम कर सकते हैं। पहले तो ये चारों दो को हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 बीटा e अपॉन e टू द पावर 2 e टू द पावर माइनस बीटा e प्लस e माइनस 2 बीटा e। ठीक है, अब 2 बीटा e मतलब 2 बीटा e को प्लस करना होता है, 2 बीटा e को प्लस करना है, तो इसका मतलब क्या है कि e टू द पावर माइनस बीटा e इंटू e टू द पावर माइनस बीटा, इसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको कर रहे हैं, 2 e टू द पावर माइनस बीटा, जैसे कि बात तुम लोग के लिए अगर ये पहली बार दिखाई दे तो ये क्या करोगे, इसके बाद सारा कुछ से करोगे, ये ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे, जब ऐसे लिख सकते हो सारे बीटा ई को हटा दो, तो यहाँ पे बना e टू द पावर माइनस बीटा ई अपॉन 2 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ई। बना कि नहीं बताइए, आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उस तरीके से निकालना। लेकिन ये तो ऑप्शन इतना बड़ा सा तो नहीं देगा, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ही देगा।